Yes, good morning, class 6. I hope you all are good and please be safe and stay at home. Don't go out. So, welcome back to our online classes. And today we will continue the same chapter, chapter number 4, which I have taught you yesterday, and some left is there. So, we will study about it today. Okay. So, the chapter's name is सरदार वल्लभ भाई पटेल, the Iron Man of India. तो इसमें क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और उनका एक छोटा सा नाम निकनेम है जिसको सरदार सरदार उनके नाम में नहीं है, नाम उनका सिर्फ वल्लभ भाई पटेल है, उनका निकनेम है सरदार. एंड दिस ऑल्सो द नेम ऑफ वल्लभ भाई पटेल given. Okay, so you have to open page number 56 and 57, and we will continue that chapter in your from your book. All right. So before that हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो स्टोरी है मतलब ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें क्या था, उन्होंने हमारे देश को इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, तो एक यूनाइट करने की कोशिश की थी. ठीक है, हमारे जो कंट्री है उसको इंडिपेंडेंस, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस दिलाने में, इंडिया को फ्री करने में, फ्रीडम दिलाने में. ठीक है, वो ब्रिटिश रूल से लड़े. और हमें क्या दिखाया गया इसमें, उनके फादर का नाम झवेरी भाई था, और उनके 6 मतलब 6 बच्चे थे, और वो 4th थे उनके परिवार में. उनके 3 बड़े भाई थे और 2 छोटे भाई बहन थे उनसे. और वो करमसाड़ एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ से वो बिलोंग करते थे गुजरात में. ठीक है, देन वो बहुत ही मेंटली टफ पर्सन थे, स्टार्टिंग से ही बहुत ही यंग एज से वो काफ़ी मेंटली टफ थे, और फिजिकली उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. तो एक स्टोरी थी जो हमने इसमें पढ़ी थी, व्हाट वाज दैट इज कि एक बार उनको आर्मपिट में बॉयल हुआ. बॉयल मीन्स मैंने आपको बताया था, बॉयल मीन्स फोड़ा हुआ. तो वो किसके पास गए उस टाइम पे, पीपल ऑफ द विलेज यूज टू गो टू अ मैन, एक आदमी के पास जाते थे उस टाइम पे लोग, जब भी फोड़ा वगैरह हुआ करता था. तो वो आदमी जो था वो क्या करता था, आयरन रॉड को गर्म करके उस बॉयल पर लगाता था. बॉयल मीन्स फोड़ा उस पर लगा देता था. ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करके उसको बॉयल पर ही जस्ट पुट इट ऑन टू द बॉयल. ओके, देन जब वो उस मैन के पास गए तो उन्होंने क्या किया कि जो वो मैन था जो उसको ट्रीट करने वाला था, वो ही वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू डू दैट. ही वॉज वेरी रिलेक्टेंट मीन्स ही वॉज वेरी हेजिटेटिंग टू डूइंग दैट. मीन्स उस फोड़े पर उसे लगाने में बहुत ही कुछ पेन फील हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत ही छोटा बच्चा है. बच्चा मीन्स थे बड़े वो काफ़ी. तो उन्हें लग रहा था कि अरे ये तो बच्चा है, इसको लगाऊंगा बहुत ही पेन होगा. तो ही वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू डू दैट, मीन्स अनविलिंगनेस थी उनकी इसको लगाने में. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उस रॉड को, हीटिंग रॉड को उठाया और अपने आर्मपिट में उन्होंने खुद ही उसको लगा लिया. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही यंग एज से ही मेंटली टफ थे, और मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, और फिजिकली स्ट्रेंथ उनकी काफ़ी अच्छी थी. और फिर बाद में उन्होंने वो बैरिस्टर बने. बैरिस्टर मीन्स एडवोकेट, लॉयर जो होते हैं वो बने, और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की और काफ़ी वेल्थ मीन्स धन भी कमाया. और फिर उन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स की भी मदद की, जो लेबर क्लास की, और जो उनकी मदद की, जो भी ब्रिटिश रूल के जितने भी काम थे, मतलब जो भी ऑप्रेसिव जो उन्होंने नीतियाँ आजमाई थी, वो सब जो अच्छी नीतियाँ नहीं थी, तो उन्होंने उन पॉलिसीज़ को, ब्रिटिश राज की जो भी थी, वो उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की. उनके लिए वो लड़े, स्ट्रगल किया, और उस सत्याग्रह को उन्होंने नाम दिया बरदोली सत्याग्रह. ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अबॉलिश करने की कोशिश की. जैसे कि उन्होंने क्या अबॉलिश किया, उन्होंने अल्कोहलिज्म को हटाने की कोशिश की.
अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की, एलिमिनेट इरेडिकेट करने की कोशिश की, और जो आपके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट में भेदभाव होता है, उसको सोसाइटी से हटाने की कोशिश की। ओके, और उन्होंने एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण में भी बहुत अहम रोल अदा किया। और वन मोर थिंग इज, उन्होंने मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की भी को भी एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्हें पेट्रोन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको गांधी जी लेड कर रहे थे, उसमें उन्होंने क्या किया, जो 1942 में, अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था ब्रिटिश राज के खिलाफ, अगेंस्ट उनके, और उनको बताया था कि नो नीड टू गिव टैक्सेस, नो नीड टू पे टैक्सेस, और शट डाउन ऑल द सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं उनको, उनके काम बंद कर दो। वो सारे काम बंद करके तो उन्होंने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। इसकी वजह से, इस एजुकेशन में, इस आंदोलन की वजह से उनको क्या कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो जब वो बाहर आए, आफ्टर 3 years when he came out from the jail, from the prison, then strikes, protests and many revolutionary activities were uh, ruled India during that time। ठीक है, जब वो जेल से बाहर आए, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी जो देश को आज़ाद कराने के लिए की जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो देश को छोड़ के चले जाएंगे, और वो देश किसके हाथों में सौंप देंगे, जो भी इंडियंस हैं उनको सौंप देंगे। ओके, so that was we have studied yesterday. Now we will move on to the next part, which I am going to teach you right now. Okay, so continue. So Sardar Patel actively participated in the I have taught you this tomorrow, so here, from here, yes, you have to read. In 1946, Patel was nominated as the candidate for the elections of the Congress president. तो 1946 में, 1945 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को छोड़ देंगे और अपनी पावर को ट्रांसफर इंडियंस को कर देंगे। ठीक है, तो इन 1946 में क्या हुआ कि जो पटेल वॉज नॉमिनेटेड एज द कैंडिडेट, कि पटेल को नॉमिनेट किया गया, मतलब चुना गया एज द कैंडिडेट, एक सदस्य फॉर द इलेक्शंस ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। किसके लिए? जो इलेक्शन होने थे, ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होने थे, चुनाव होने थे, उसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया। किसको? पटेल को। ठीक है, एज द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन चुनाव के लिए, मीन्स कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो उनको नॉमिनेट किया गया, सदस्य चुना गया। However, he turned down the position on the advice of गांधी जी। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी की एडवाइस, गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वो इस पोजीशन के लिए टर्न डाउन कर लें, तो उन्होंने पहले ही उस पोजीशन को छोड़ दिया। मीन्स उन्होंने कैंडिडेट जो वो बन रहे थे, वो पीछे हट गए। इसीलिए इवेंचुअली पंडित नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए दो लोगों के बीच में कंपटीशन था। कौन कौन थे? पंडित नेहरू थे और सेकंड वन इज सरदार पटेल। तो उन्होंने खुद ही उन्होंने टर्न डाउन कर लिया उस गांधी जी की एडवाइस से, उनकी सलाह से। इसीलिए इवेंचुअली पंडित नेहरू जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गए। ओके, नेक्स्ट वन, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। सरदार पटेल बिकेम इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इंडिया जो था वो फ्री कब हुआ था? इन ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को फ्री हुआ था इंडिया। तो सरदार पटेल को इंडिया का क्या बनाया गया? पहला जो गृह मंत्री बोलते हैं, होम मिनिस्टर जो बोलते हैं, वो उनको बनाया गया, एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और उनको सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया उस टाइम पे। ठीक है, 1947।
At the time of independence, India was divided into three parts. तो जब इंडिया आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो इंडिया था वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इट मीन्स ऑन 15 अगस्त 1947 में भी इंडिया डिवाइडेड था थ्री पार्ट्स में. तो फर्स्ट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. की फर्स्ट जो पार्ट था वो डायरेक्टली कंट्रोल उस पर किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था. एंड द सेकेंड वर द टेरिटरीज रूल्ड बाय हेरिडिटरी रूलर्स. और जो सेकेंड पार्ट था, जो जगह थी, वो किसके द्वारा रूल की जा रही थी? जो हेरिडिटरी रूलर्स थे, मतलब राजा महाराजा जो होते हैं उनके द्वारा रूल की जा रही थी. जो प्रिंसली स्टेट्स हम बोलते हैं, प्रिंसली टेरिटरीज बोलते हैं, ठीक है, जो राजा महाराजाओं के जो वंशज होते हैं, तो वो उन पर कब्जा किए हुए थे. एंड द थर्ड वर द टेरिटरी. और थर्ड वो वाली जगह थी जो कॉलोनाइज्ड बाय फ्रांस एंड पोर्चुगल. तो जिस पर किसका अधिकार था? फ्रांस और पोर्चुगल. हमारी कंट्री में सिर्फ ब्रिटिशर्स ने राज नहीं किया था, फ्रांसीसी भी आए थे और पुर्तगाली भी आए थे. तो फ्रांस इट वाज, so the third were the territories colonized by France and Portugal. तो colonize means जहाँ पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल किया हुआ था. कि उन्होंने फ्रांस से जो आए थे उन्होंने, और जो पोर्चुगल से आए थे उन्होंने. Alright, so move on to the next para. Is Patel had realized that the dream of a unified and free India could only be achieved if the three territories were integrated as one. तो पटेल को रियलाइज हुआ कि इंडिया को अगर हमें अच्छे से आज़ाद करना है और एक बनाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे अचीव किया जा सकता है? वो सिर्फ ये जो तीन टेरिटरीज जो अलग हिस्सों में डिवाइडेड है उनको एक में शामिल करके, ठीक है, उनका एकीकरण करके. तो blessed with practical acumen, great wisdom and political foresight, that he took up the uphill task of unifying India. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल एक्यूमेन से ब्लेस्ड थे, मतलब जो बहुत ही अच्छे से जजमेंट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे जजमेंट करते हैं, उनको बोला जाता है प्रैक्टिकली एक्यूमेन. ग्रेट विजडम, जिसके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, जो बुद्धिमान होते हैं. और पॉलिटिकल फोरसाइट, मतलब जो बहुत पॉलिटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है और किससे हम फायदे में जाएंगे और किस चीज़ से हमें नुकसान होगा. ठीक है. सो ही took up the uphill task of unifying India. Uphill task means very difficult task, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था इंडिया को एक करने का. ठीक है. So he had taken that in his hand, that task to unify India as one, means of a unified and free India could only be achieved if the three territories were integrated as one. कि उन three territories को जब वो एक में शामिल कर लेंगे तो वो अपहिल टास्क था और उनके सामने. अपहिल टास्क मीन्स वेरी डिफिकल्ट टास्क और टफ टास्क वी कैन से ऑफ यूनिफाइंग इंडिया, मतलब उसको जोड़ने का, इंडिया को जोड़ने. देन व्हाट ही डिड, पटेल बिगेन लॉबिंग विद द प्रिंसेस एंड मोनार्क्स. तो पटेल क्या करने लगे? उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगे. किनको? लॉबिंग विद द प्रिंसेस, जो राजकुमार थे और जो मोनार्क थे, जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, उनको वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगे. वो अटेम्प्ट कर रहे थे उनको इन्फ्लुएंस करने का, प्रभाव डालने की, मतलब अपनी बातों से रिझाने की कोशिश करने लगे कि आप इसमें शामिल हो जाओ. Of the Patel began lobbying with the princes and the monarchs of the separate states to accede to India. तो जो आपके सेपरेट स्टेट्स हैं उनको आप हमारे इंडिया में शामिल कर लो. तो इस डिमांड को, इस रिक्वेस्ट को वो उनके पास लेके गए और उनको इंडिया में शामिल होने के लिए कहा. Accede means agree to a demand, कि जो भी उनकी डिमांड है उसके बाद उसको इंडिया में शामिल करना. मतलब पटेल बिगेन लॉबिंग विद द प्रिंसेस, कि जो पटेल थे
वो उन प्रिंसेस और मोनार्क्स के साथ बात करने लगे, ठीक है, उनको प्रभावित करने की कोशिश करने लगे, उनको इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करने लगे कि वो जो भी कर रहे हैं तो वो इंडिया में शामिल हो जाएं। तो ऑफ द सेपरेट स्टेट्स टू एक्सीड टू इंडिया मैंने आपको बताया कि जो भी उनकी डिमांड होगी वो भारत सरकार मानेगी और जो भी वो रिक्वेस्ट करेंगे वो उसको मानेंगे, ठीक है। तो पटेल अनटायरिंग एफर्ट्स एंड relentless appeals bore fruit। तो पटेल के ये जो अनटायरिंग एफर्ट्स थे, मतलब ना जिससे वो बिल्कुल भी थके नहीं, मतलब वो एफर्ट्स करते रहे, कोशिश करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे उनको मनाने की। एंड relentless अपील मीन्स कंटिन्यूअस, बिल्कुल रुके नहीं वो उस चीज़ में कि अब उन्हें ये करना है तो करना ही है। तो relentless अपील्स बोर फ्रूट, तो वो उनकी काम आई। एंड एज ही सक्सेसफुली परसुएडेड 565 स्टेट्स टू मर्ज इनटू इंडिया, और इसकी वजह से उन्होंने सक्सेसफुली 565 स्टेट्स को मर्ज किया इंडिया में, ठीक है। कितने स्टेट्स को उन्होंने मर्ज किया? 565 स्टेट्स को उन्होंने इंडिया में शामिल किया, जो बिल्कुल ही अलग थे। जैसा मैंने आपको बताया कि वो 3 टेरिटरीज में डिवाइडेड थे। फर्स्ट जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, सेकंड वाज जो राजा महाराजा थे उनके कंट्रोल में थी, और जो थर्ड टेरिटरी थी वो फ्रांस और पोर्चुगल के जो लोग थे उनके कंट्रोल में थी। तो उन्होंने उनको जोड़ने का काम किया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी टेरिटरीज को सक्सेसफुली परसुएड कर लिया था। ऑलमोस्ट कितने स्टेट्स थे? 565 स्टेट्स टू मर्ज इनटू इंडिया। ओनली 3 स्टेट्स वर अनविलिंग टू एक्सीड। सिर्फ 3 स्टेट्स ऐसे रह गए थे जो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। ओनली 3 स्टेट्स वर अनविलिंग टू एक्सीड। तो वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मान रहे थे कि नहीं, हम नहीं शामिल होना चाहते हैं इसमें। तो वो कौन कौन से थे? दीज वर जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। तो वो कौन कौन से स्टेट थे? जम्मू एंड कश्मीर था, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो दीज वर द 3 स्टेट्स which were unwilling to accede in India. Okay. So, however, these states eventually became a part of India. लेकिन धीरे धीरे eventually जैसे टाइम बीता उन्होंने उनको भी इन्फ्लुएंस कर दिया और इंडिया का पार्ट बनने में हेल्प की। ओके। So after that, what happened? Patel's health started declining in summer of 1950. कि जो पटेल की हेल्थ थी वो समर ऑफ 1950 में उनकी हेल्थ नीचे की तरफ गिरने लगी, मतलब उनकी हालत बिगड़ने लगी। ओके। इट ग्रेजुअली वर्सनड, और फिर वो धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ गई। एंड ही हैड टू बी फ्लोन, तो उसकी वजह से उन्हें कहाँ जाना पड़ा? हैड टू फ्लोन टू मुंबई। ही हैड टू बी फ्लोन टू मुंबई। तो वो कहाँ पे चले गए? मुंबई चले गए। वेयर ही रिक्यूपरेटेड एट बिरला हाउस, जहाँ पे उन्होंने कहाँ पर वो सही हुए? जो बिरला हाउस है मुंबई में, वहाँ पर उन्होंने अपनी उस बीमारी के बाद में हेल्थ सही की, मतलब वो सही हो गए उस बीमारी के बाद। एंड देन सरदार पटेल breathed his last on 15 दिसंबर 1950। तो सरदार पटेल ने लास्ट ब्रेथ कब ली? दिसंबर 1950 में, ठीक है। ऑन 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और क्या हुआ था? उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो हार्ट अटैक अचानक से जो आता है हार्ट अटैक, तो उसकी वजह से उनकी डेथ 15 दिसंबर 1950 में उनकी डेथ आफ्टर अ मैसिव हार्ट अटैक हो गई थी। देन नेक्स्ट वन इज सरदार पटेल was posthumously awarded India's highest civilian award, भारत रत्न। तो posthumously मीन्स जो किसी की डेथ के बाद मिलता है, मतलब पहले नहीं मिला उनको, posthumously मीन्स डेथ के बाद मिला। तो सरदार पटेल को इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न 1991 में उनको दिया गया, मरणोपरांत जिसे
बोलते हैं। तो मरणोपरांत मीन्स मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद उन्हें ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न इन 1991। हिज बर्थडे विच फॉल्स ऑन 31 अक्टूबर, और उनका जो जन्मदिन है जो 31 अक्टूबर को आता है, इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में और नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उनका बर्थडे 31 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, नेशनल यूनिटी डे के रूप में 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 15 दिसंबर 1950 में हुई थी, जो आफ्टर अ मैसिव हार्ट अटैक के बाद हुई थी। ऑलराइट, सो this is your chapter, that's all. And now I'm going to give you some hard words to do in your homework, so you have to complete those hard words. So first one is exemplary. You have to take pencil in your hand and you have to make sure that you will underline those words which I'm giving to you. Okay, so first one is exemplary, second one is reluctant, third one is barrister, and fourth one is prominence, fifth one is outstanding, sixth one is oppressive, seventh one is indispensable, and eighth one is nickname. Okay, so these are the words I want to give. Now turn the page here. Credited, those words which are in pink, which are in pink in color, which are pink in color, that will go in your hard words. Okay, so here credited, abolishing, untouchability, discrimination. Okay, next one is nominated, here hereditary, colonized, foresight, uphill task, acumen, and lobbying, exceed, and one more is territories also, please. Okay, so territories, relentless and persuaded, here persuaded, and next one is worsened, worsened, and move on to the next page is recuperated and posthumously. Okay, so these are your hard words you have to do in your English literature notebook. And one more word is agitation here on page number 56. So this is your work and you have to do in your notebook in a very good handwriting. First of all, what you have to do is you have to make sure that you will write the name correctly, Sardar Vallabhbhai Patel, and you have to write chapter number 4, and then after you have to write the name of the chapter, and then you will start those hard words I have given you. Alright, so you have to write those words in your very good handwriting. Alright, so that's all for today, and I'll give you some word meanings and related word meanings from this chapter and the question and answer tomorrow. Alright, so thank you for today. See you tomorrow. Bye bye.